हेलो हाय एवरीवन। तो काफ़ी दिन हो गया हमारी ना कोई बात हुई, ना कोई मुलाकात हुई और ना ही कोई पढ़ाई हुई। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, थोड़ा सा क्या काफ़ी टेक्निकल इशू आ गया था। चीज़ें बिल्कुल एकदम से ख़राब हो गई थी, तो उनका सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। फ़िलहाल कोई नहीं, अब सब कुछ ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि डेली डेली हम फिर से अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें और प्रैक्टिस सेट भी करें। और अभी कंटेंट तो नहीं हो पा रहा है, बट ट्राई करूँगी कि हो पाए, है ना। तो आप सभी लोगों को गुड इवनिंग और बताइए कैसे हैं आप लोग। अभी इधर काफ़ी दिन हो गया, मुझे लगता है एक हफ्ते से ऊपर हो गया। फ़िलहाल कोई बात नहीं, अब मैंने कहा ना कि हम लोग फिर से अब स्टार्ट करेंगे और डेली मैं कोशिश करूँगी कि डेली हम लोग मिलें और डेली ही कुछ ना कुछ पढ़ाई हम लोग डिस्कस करें। आप लोगों का जो हायर का एग्ज़ाम है उसका भी शायद सुनने में आ रहा है कि दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी तक मतलब एग्ज़ाम होगा। तो उसका भी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसकी भी अपनी तैयारी जारी रखिए बिल्कुल। और टीजीटी पीजीटी की मतलब जो डेट है वो बहुत जल्दी ही, मतलब बहुत जल्दी तो नहीं कहूँगी लेकिन अनाउंस हो ही सकती है। तो आप अपनी पढ़ाई किसी भी डेट का इंतज़ार करके या फिर इस तरीके से पढ़ाई मत कीजिए, है ना। आप जो है अपने आप को तैयार करिए और अपने सिलेबस को तैयार करिए कि जब भी एग्ज़ाम हो आप तुरंत एग्ज़ाम दे पाएँ और अपना एग्ज़ाम में 100% जो है एक्यूरेसी के साथ एग्ज़ाम आप दे पाएँ, ठीक है। तो इसी वजह से ये मत सोच करके पढ़ाई करिए कि अभी डेट नहीं आई है तो मैं अभी थोड़ा और मतलब धीमे-धीमे पढ़ती हूँ या ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ या कम पढ़ती हूँ, इस तरीके का कुछ नहीं करना है। आप अपनी एक रिदम जो आपका बना हुआ है और एक जो कंटिन्यूटी के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं उसको बिल्कुल करते रहिए। क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आएगी तो एग्ज़ाम की डेट बताने में उनको 1 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। लेकिन आपकी तैयारी 1 मिनट में नहीं हो सकती। आपकी तैयारी को अच्छा खासा समय लगेगा और मुझे लगता है कि अब आप 80% या 70% तो तैयारी आपकी हो ही चुकी होगी। अब आपकी जो थोड़ी बहुत बची है प्लस आपका रिवीजन बचा हुआ है, तो उस पे फोकस रहिए। और इस वक्त अपने जो है आपका एक अंदर से है ना एक जो पॉजिटिव एनर्जी है या जो आपका कॉन्फिडेंस है उस चीज़ को बहुत ही संभाल के रखिए। क्योंकि इस टाइम अगर आपकी जो कंटिन्यूटी है या आपका जो अंदर से एक आत्मविश्वास है खुद पे और अपनी तैयारी पे, अगर वो जरा सा भी डगमगाया तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। एक वो बात होती है ना, अब आप बिल्कुल समझ लीजिए जो आपका टारगेट है आप उसके बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आने वाली है और आपको एग्ज़ाम देना है। तो इस वक्त अपने आप को, अपने दिमाग दिल एकदम उसको जो है ना इत्मीनान से रहिए और थोड़ा सा खुद पे भी भरोसा रखिए और मन को शांत रख करके पढ़ाई कीजिए। घबराइए नहीं, ना ही कोई मतलब हड़बड़ी हड़बड़ी मत क्रिएट करिए। क्योंकि होता है जब एग्ज़ाम की डेट आने वाली होती है या कुछ ऐसा होता है तो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं और घबराने लगते हैं। तो आप अभी घबराओ नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये सब तो बिल्कुल आप सोचिए ही मत कि क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेरा होगा नहीं होगा। वो सब अलग की चीज़ें और वो सब बाद की चीज़ें। अब मैंने क्या कहा, आपके हाथ में जो चीज़ें हैं आप उस पर वर्क करिए। तो आपके हाथ में भी क्या है, तैयारी है, रिवीजन है, प्रैक्टिस है, इसके बाद नोट्स बनाना है, किताबें पढ़ना है। जहाँ से भी आप जैसे भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से भी आपको एकदम अप्रोप्रिएट लगता है, आपको जहाँ से समझ में आता है वहाँ पर आप फोकस रहिए और उस पर पढ़ाई कीजिए। अपने होता ना कि कर्म करिए पहले, बात सही है। जो लाइन बोली जाती है ना कि कर्म करिए सफलता की, फल की चिंता मत करिए, तो बात बिल्कुल सही है। फल की चिंता करिए लेकिन इतनी चिंता मत करिए कि आप अपने कर्म से ही दूर हो जाएं। तो इस वक्त आपका क्या है, कर्म आप अपना करिए, ठीक है। और आपको भी मतलब कर्म से बड़ा आपको भी पता है कोई चीज़ नहीं होती है। तो आप सबसे पहले आप अपने कर्म की तरफ फोकस रहिए। फिलहाल बातों बातों में हम बहुत आध्यात्मिक बातें करने लग गए, कर्म और फल। लेकिन ये फैक्ट है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, जो आप कर रहे हैं इस समय उस पे ध्यान दीजिए। बाकी रिजल्ट और ये सब सोच करके अपना जो एक मतलब घबराहट है, घबराहट मत क्रिएट करिए और पेशेंस रखिए। थोड़ा सा पेशेंस प्लस अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास भी रखिए कि हाँ आप मतलब कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अब ठीक है, गुड इवनिंग सभी लोगों को शुभ संध्या। और चाय स्नैक्स जो भी, देखिए बहुत सारी चीज़ें, मूंगफली भी इस वक्त आप खा सकते हैं बढ़िया। और मूंगफली में क्या होता है आपको पता ही है, विटामिन B3 बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और क्या कहते हैं, ये आप चाय वाय बढ़िया, सैंडविच ब्रेड जो भी आप चाहें खा सकते हैं। सब तरह के नाश्ता आपके लिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब ठंडी शुरू ही हो चुकी है तो मूंगफली वगैरह बढ़िया खाएंगे। और चलिए फिर अब शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज यहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्या मैक्सिमम टेक्सटाइल से ही रिलेटेड है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, लास्ट वाली वीडियो में एक क्वेश्चन था कि जो है वो धागे नापने की प्रत्यक्ष टेक्निक कौन सी नहीं, मतलब डायरेक्ट टेक्निक कौन सी है या फिर नहीं, ऐसे ही कुछ था क्वेश्चन। मैं दोबारा से ले आऊँगी। तो उसमें ऑप्शन लग गया था डेनियर, तो उसमें डेनियर आपका नहीं होगा क्योंकि जो आपका डेनियर होता है, टेक्स होता है, डेसी मिलीमीटर होता है और क्या बोलते हैं एक और भी एक होता है। ये जो 4 होते हैं वो आपके डायरेक्ट टेक्निक होती है। उसमें गलती से मेरे डेनियर पे जो है मार्क कर दिया था मैंने।
तो उसमें किसी ने मैसेज किया था, मतलब किसी ने कमेंट में किया था, हालांकि उन्होंने बड़े बुरे तरीके से वहाँ पे रिप्लाई किया था। अगर आपको कोई चीज़ आ रही है, मैंने क्या कहा, यहाँ हम लोग सीखने के लिए आए हैं, मैं आपसे सीखने और आप मुझसे सीखने। यहाँ पर कोई किसी का बहुत गुरु या फिर कोई अथॉरिटी वाला सीन नहीं है, ठीक है। जो चीज़ मुझसे गलत हो रहा है वो आप बताएंगे और जो आपसे हो रहा है वो मैं बताऊँगी। तो फिलहाल ये सबका अपना अपना जो है बोलने का या बताने का तरीका होता है, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप बता भी रहे हैं तो आप थोड़ा सा एक पोलाइट वे में एक सही तरीके से आप बताएं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एरर्स होती रहती हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, आपसे भी होती हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन अभी हम जो करेंगे, क्वेश्चन गलत होना कोई नॉट अ बिग डील, आराम से। अगर आपसे भी गलत हो गया तो हम बताने के लिए ही हैं, और हमसे भी गलत हो गया तो आप उसको पॉइंट आउट करने के लिए हैं कि यहाँ पर ये गलत बता रही हैं आप, ठीक है। लेकिन एक होता है ना, तरीका आपका थोड़ा सा सही होना चाहिए। हालांकि कोई बात नहीं, सबका अपना तरीका होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का थोड़ा सा, कोई बात नहीं। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बहुत आसानी क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में वस्त्र बुने जाते थे, तो कैसे बुने जाते थे? एक सेकंड, एक सेकंड। तो प्राचीन काल में वस्त्र बुने जाते थे हाथों से, साधारण मशीन से, स्वचालित मशीन से, या उपयुक्त सभी थे। सबको पता है कि हाथ से जो है आपके जो है वस्त्र बुने जाते थे, और वो हाथ से ही हथकरघे पर बनाए जाते थे कपड़े, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि वस्त्र की लघुत्तम इकाई है, तो धागा है, रेशा है, ऐठन युक्त धागा है, या फिर आपका ऐठन रहित धागा। ऐठन युक्त का मतलब कि ऐठन लिए हुए धागा है, या फिर आपका क्या कहते हैं, बिना ऐठन लिए हुआ धागा। तो इसमें जो लघुत्तम इकाई मतलब जो सबसे क्या बोलते हैं उसको, सबसे स्मॉल यूनिट है वस्त्रों की, वो क्या है आपकी? रेशा है, ठीक है। तो रेशा आपका बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कि जादुई रेशा कहा जाता है जूट के रेशे को, रेशमी रेशे को, ऊनी रेशों को, या कृत्रिम रेशों को। इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डी, कृत्रिम रेशों को जो होते हैं हम जादुई रेशा कहते हैं। और कृत्रिम रेशे में भी किसको जादुई रेशा कहते हैं? नायलॉन को, क्योंकि आपको पता है पैरासूट वगैरह जब पहले के टाइम में नायलॉन से बनाया जाता था, अभी तो अब और भी स्टैंडर्ड धागे आ गए हैं तो उससे बनाए जाते हैं, लेकिन जो नायलॉन का धागा रहता है उसको हम लोग जादुई रेशा बोलते हैं। और नायलॉन आपका कृत्रिम रेशों के अंतर्गत आता है, इस वजह से हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। फिर है कि प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनते थे क्योंकि वस्त्र से मौसम की भीषण मार से रक्षा होती थी, फिर शरीर सुंदर और आकर्षक दिखता था, शर्म एवं लज्जावश से वे वस्त्र पहनते थे, या सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी। तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए, कि मौसम और मतलब वस्त्र से मौसम की जो भीषण मार होती थी उससे उनको उनकी रक्षा होती थी, इस वजह से वो लोग पत्ते का या फिर जानवरों की खाल का, इन सभी चीज़ों का कपड़ा पहनते थे। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन वैसे हमें देखने को मिलते नहीं है, बट मुझे उसमें मिला तो मैंने सोचा ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस करने से कैसे क्वेश्चन बनते हैं या कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, इसका हमें एक आइडिया लगता है। तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। फिर हमारा कि आज समाज में वस्त्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है क्योंकि वस्त्र से व्यक्तित्व के निर्माण में सफलता मिलती है, समाज में उपयुक्त स्थान मिलता है, या व्यक्ति सुंदर और आकर्षक और स्मार्ट दिखना चाहता है, या उपयुक्त सभी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको भी पता है उपयुक्त सभी होगा, कि आज इसमें जितनी भी चीज़ें सब सही हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण होता है भाई, समाज में भी लोग अच्छी आपकी रेपुटेशन, एक अच्छे इमेज रहती है आपकी। हाँ भाई, अगर आप गंदे कपड़े पहन के हम कहीं भी पहुंच जाएंगे तो कैसे लोग देखेंगे, क्योंकि जो आपका पूरा एक आउटफिट होता है, जिस आउटफिट में आप जाते हैं, लोग सबसे पहले उसी से आपको थोड़ा सा आपके बारे में एक अच्छी या फिर एक बहुत स्मार्ट, या कह सकते हो कि बहुत लेजी टाइप की एक इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एक लुक होता है वो कपड़े का ही होता है ना। तो इस वजह से बिल्कुल सही बात है, सोसाइटी में और व्यक्ति जो है सुंदर स्मार्ट तो आजकल हर कोई दिखना चाहता भाई, है ना। फिर कि वस्त्र की कार्यक्षमता से तात्पर्य है, तो वस्त्र की कार्यक्षमता से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि वस्त्र की मजबूती एवं टिकाऊपन, वस्त्र की सुंदरता एवं आकर्षण, या वस्त्र की कार्यक्षमता में वृद्धि होना, या उपर्युक्त सभी। देखो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आंसर ये होना चाहिए था कि उपर्युक्त सभी, बट इस प्रैक्टिस सेट में आंसर दिया गया है कि क्या बोलते हैं वस्त्र की हाँ, ये उसमें दे रखा कि व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि होना, लेकिन ये कैसे होगा भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मतलब ये कैसे होगा। क्योंकि देखो यहाँ मजबूती और टिकाऊपन से बात हो रही है, तो मजबूती, वस्त्र की कार्यक्षमता का मतलब क्या है कि वस्त्र कितने अच्छे से कार्य कर रहा है, हमारे कितना यूज में आ रहा है, तो मजबूत रहेगा, टिकाऊपन रहेगा तो भी हमारे लिए फायदा है, हमारी सुंदरता और आकर्षणपन बढ़ाएगा तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही है। और व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि होना, इसका यहाँ पर कोई मतलब फिलहाल हमें नहीं नजर आ रहा, तो इस वजह से मान लीजिए ये ऑप्शन तो बहुत अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन आपका जो ये वाला है और ये वाला है दोनों एकदम अप्रोप्रिएट है, ठीक है। और व्यक्ति की कार्यक्षमता में वृद्धि होने का मतलब हम ये ले सकते हैं कि जाहिर सी बात है जो कपड़े हैं, अगर
वो मतलब मजबूत रहेंगे और हमारे लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेंगे, तो हमारी कार्यक्षमता में भी थोड़ी सी वृद्धि कह सकते हो आप, हो सकती है। इस वजह से मेरे हिसाब से तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका डी ऑप्शन होना चाहिए। मैं डी के ऑप्शन के साथ जाऊंगी। आपको कौन सा सही लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं क्रिएट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो हमारे लिए जो है बेटर ही रहेगा, ठीक है। तो आप भी मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। नेक्स्ट है, गर्मी के मौसम के लिए गहरे रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है, हल्के रंग का सूती वस्त्र अच्छा रहता है, रेशमी वस्त्र अच्छा रहता है, या कृत्रिम वस्त्र अच्छा रहता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका कि हल्के रंग का हम सूती वस्त्र पहनते हैं और ये हमारे लिए अच्छा भी रहता है, ठीक है। और कॉटन का कपड़ा बढ़िया गर्मी में जो है पसीना भी बढ़िया सोखता है और कलर भी बढ़िया रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कि फैशन एवं शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है बालकों पर, प्रौढ़ एवं वृद्धि व्यक्ति पर, सॉरी वृद्ध मतलब जो ओल्ड होते हैं, और युवक एवं युवतियों पर, या उपर्युक्त सभी। तो जो सबसे अधिक देखें, सर्वाधिक की बात हो रही है, ऐसे तो सभी पे पड़ेगा, ठीक है। आजकल तो वृद्ध लोग भी मतलब उनके लिए भी इतने अच्छे अच्छे आउटफिट आते हैं कि उन्हें भी हम लोग बिल्कुल एक बढ़िया सा मतलब बुढ़ापे में भी खूब अच्छा सा कपड़ा और अच्छा ड्रेसिंग सेंस उनका रख सकते हैं, और रखना भी चाहिए। इंसान को हमेशा एकदम ब्यूटीफुल और स्मार्ट दिखना चाहिए, है ना। आपके शौक हमेशा शौक, और आप ये कह सकते हो अपनी इच्छाओं को हमेशा जीवित रखिए, क्योंकि कभी कभी होता है हम अपने शौक में भी अगर जीते हैं, अगर मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाने का शौक है, छोटी छोटी शौक भी अगर आपको है, ये भी शौक होता है लोगों का कि बारिश हो रही है अगर तो अपने बालकनी में बैठ के चाय पिए, उनको बड़ा सुकून मिलता है। तो ये जो आपके छोटे छोटे शौक है उनको कोशिश करिए कि उनको पूरा करिए। अगर आप अपने छोटे छोटे शौक को पूरा करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जो एक जीवंतता होती है आपके लाइफ की, और आपके मन का जो एक कह सकते हो आपकी मतलब आपका मन भी थोड़ा खुश रहेगा और एवरग्रीन रहेंगे आप, बिल्कुल, है ना। तो मन को खुश रखना और मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी। अगर आपका मन शांत है, खुश है, तो आप अपनी चीज़ों पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। फिलहाल सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है, युवक एवं युवतियों पर, ठीक है। आजकल के टाइम में तो ऐसा ही फिलहाल हो रहा है, ठीक है। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर है कि गूंथना एवं निपीडन विधि से धुलाई की जाती है, ऊनी वस्त्रों की, रेशमी वस्त्रों की, रेयॉन वस्त्रों की, या उपर्युक्त सभी। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो डी दे रखा है कि उपर्युक्त सभी वस्त्रों की धुलाई जो है ये गूंथना और निपीडन विधि से की जाती है। ये निपीडन विधि क्या है, इसको हम बाद में आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताएंगे। इसके बाद है कि सर्वाधिक मजबूत रेशा है, रेयॉन है, रेशम है, कपास है, ऊन है। यानी कि रेयॉन ही, रेशम यानी सिल्क, कपास यानी कॉटन, और ऊन मतलब ऊल, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आपको पता ही है कि कपास जो होता है उसको सर्वाधिक मतलब मजबूत रेशा माना गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मनुष्य वस्त्र बुनना सीखा, मतलब मनुष्य ने कैसे वस्त्र को बनाना सीखा, वीविंग की बात हो रही है यहाँ पर। चिड़िया को घोंसला बनाते देखकर, लताओं नाजुक टहनियों को आपस में उलझते हुए देखकर, रस्सियों एवं टोकरी बनाने से, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सभी, ठीक है। मनुष्य जो पहले रहते थे, आदिवासी टाइप लोग जो थे, तो वो क्या करते थे, चिड़िया को भी देखते थे वो घर बना रहे हैं, कैसे वो गूंथ गूंथ करके पूरा वो कपड़ा जैसा बन जाता है, बिल्कुल, है ना। फिर लताओं और नाजुक टहनियों को आपस में उलझते हुए देखकर एक आवरण तैयार हो जाता है, जब टहनियाँ वगैरह आपस में झुलती जाती हैं, मतलब उलझती जाती हैं। और रस्सी और टोकरी बनाने से भी, है ना, कहीं ना कहीं वही मेथड हम फॉलो करते हैं जब हम कपड़ा बुनते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि वस्त्र का उपयोग किया जाता है गृह सज्जा में, औद्योगिक क्षेत्र में, या फिर पहचान बनाने में, या उपर्युक्त सभी। तो इस वजह से आपको भी पता है गृह सज्जा में भी यूज करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी यूज करते हैं, पहचान बनाने में भी, और सभी में यूज करते हैं। इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है, मानवकृत रेशों का निर्माण हुआ है। मानवकृत रेशो मतलब जो आर्टिफिशियल फाइबर बनते हैं 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, या 20वीं शताब्दी में। तो इसका जो भरपूर मतलब अच्छे से, वैसे तो हो गया था स्टार्ट, लेकिन जो है जो निर्माण शुरू हो गया वो आपका 20वीं शताब्दी में होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वस्त्र उत्पादन हेतु रेशों में पर्याप्त मजबूती से तात्पर्य है रेशों में खिंचाव तनाव को सहने की क्षमता, रेशों की अत्यधिक लंबाई होना, रेशों की शीघ्रता से अपनी खोई हुई पूर्वाकृति प्राप्त करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए पर्याप्त मजबूती की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पर्याप्त मजबूती की बात हो रही है। तो मजबूती की बात जो होगी वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि रेशों में जो इतने खिंचाव और जब तनाव को सहने की क्षमता हो जाए उसमें, जब क्या बोलते हैं, जब करघे पर ताना और बाना अच्छे लगाया जाता है, मतलब जब फाइबर लगा दिए जाते हैं, धागे लगा दिए जाते हैं उस पर, तो जब उसकी बुनाई करी जाती है तो उसमें बहुत खींचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कभी इधर से खींचना पड़ रहा है, कभी उधर से खींचना पड़ रहा है। तो अगर रेशा मजबूत नहीं रहेगा तो वो तुरंत टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो वस्त्र आपका बन नहीं पाएगा। इस वजह से उनमें ऐसा गुण होना चाहिए, मतलब वो उनको तनाव सहने की अच्छी सी क्षमता उनके अंदर हो, ठीक है। तो आपका जो फैब्रिक भी बन के तैयार होगा, कपड़ा जो बन के तैयार होगा आपका, वो भी मजबूत रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तनाव सामर्थ्य कहलाती है। तनाव सामर्थ्य आपका रेशों के द्वारा दबाव एवं झटकों को सहने की क्षमता, या धागों को दबाव एवं झटकों के सहने की क्षमता, या उपर्युक्त सभी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तनाव सामर्थ्य यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि इसकी जो ये जो दोनों चीजें, ये दोनों करेक्ट होगा, यानी कि टेंसाइल
यही आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है यानी कि तनाव सामर्थ्य, ये दोनों समझिए उसकी डेफिनेशन है। इस वजह से हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे कि जो दबाव एवं झटकों को सहने की भी क्षमता होनी चाहिए और धागों में भी मतलब सहने की क्षमता हो, और जो रेशे हैं उनमें भी दबाव और झटकों को सहने की क्षमता हो, तो दोनों आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बंधन क्षमता का अर्थ है। बंधन क्षमता का अर्थ मतलब कि आपस में जो रेशे बंध जाते हैं। बंधने का मतलब है कि एक दूसरे में रेशे जब बुनाई करी जाती है तो रेशे अगर आपस में बंधेंगे नहीं, आपस में सटेंगे नहीं, तो उनमें मतलब वस्त्र जो आपका होगा वो अच्छी से उसकी बुनाई नहीं हो पाएगी। वस्त्र आपका एकदम, आप ये कह सकते हो कि एक घनी बुनाई संरचना आपको नहीं दिखाई देगी, है ना। वो दूर दूर रेशे रहेंगे तो कपड़ा आपका मजबूत भी नहीं होगा और वो कपड़ा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से बंधन क्षमता का अर्थ इसमें क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जो आपस में सटने की क्षमता जो आपकी होगी ये नहीं, मतलब यही आपका ऑप्शन ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, हाँ एक सेकेंड, इसके बाद है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का अर्थ आपका क्या है, रेशे द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना, रेशे द्वारा अपनी पूर्व आयतन को प्राप्त कर लेना, या रेशे को आपस में सटने का गुण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका प्रत्यास्थता होता है उसका मतलब ये है कि रेशों को अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये जो रेशों द्वारा अपने पूर्व आयतन को प्राप्त करने की बात हो रही है, इसका मतलब होता है प्रतिस्कंदता। ठीक है, और ये आपका है प्रत्यास्थता। लंबाई को अगर जैसे आपने खींचा और लंबाई वापस फिर से, पहले मान लीजिए आपने रेशे को खींचा और वो लंबा हो गया, ठीक है, अपने लंबाई का 2 गुना वो बढ़ गया, फिर जैसे आपने उसको छोड़ा वापस से फिर से उसकी लंबाई उतनी ही हो गई। तो अगर रेशे में ऐसा गुण है तो उसको हम प्रत्यास्थता बोलेंगे। और रेशे में अगर अपने पूर्व आयतन को प्राप्त कर, जैसे मान लीजिए आपने रेशे को दबाया या उसको ऐसे हाथ में लेके सिकोड़ दिया, मरोड़ दिया, लेकिन आपने जैसे उसको छोड़ा वापस से फिर से वो वैसा ही हो गया, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्कंदता। ये दोनों टर्म आपको अच्छे से समझना है। फिर है हमारा कि सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण होता है, तो रेयॉन में होता है, नायलॉन में होता है, कपास में होता है, पॉलिस्टर में होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रेयॉन में। ठीक है, रेयॉन का कपड़ा गर्मियों में यूज़ करिए, देखिए बहुत ही अच्छा होता है, पसीना भी अच्छा खासा सोखता है और इसके बाद बहुत ही मतलब अच्छा भी होता है, ठंडा ठंडा भी लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारा रेयॉन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्द्रता का मतलब यहाँ पर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की बात हो रही है, ये आर्द्रता अवशोषक। ठीक है, एक सेकेंड। फिर है कि रेशों की ज्वलनशीलता की माप की जाती है, तो रेशों के घनत्व से करी जाती है, रेशों की अनम्यता से, या रेशों के प्रत्यास्थता से, या समय से। जो रेशे का टेस्ट किया जाता है, जो उसको जलाते हैं हम लोग, उस तरीके से होता है ना कि इसमें कैसी महक निकल रही है, कैसी राख बन रही है, उसे टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं जो ज्वलनशीलता की माप करी जाती है वो किससे करी जाती है, तो ये करी जाती है समय से। समय से मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आपने किसी रेशे को जलाया तो आपको ये देखना है कि वो कितनी जल्दी आग पकड़ता है और कितनी देर तक वो जलता है। अगर मान लीजिए कोई रेशा बहुत देर तक जल रहा है, आपने रेशे को जलाया, उसमें आपने आग लगाई और वो देर तक जल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसकी ज्वलनशीलता जो है बहुत ज़्यादा है। या कोई रेशा ऐसा हुआ जो तुरंत आपने जलाया और तुरंत ही आग उसमें लगाई आपने, तुरंत ही वो बुझ गया, तो इट्स मीन कि उसकी जो ज्वलनशीलता है वो क्या है, कम है, कम समय तक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि रेशे की ज्वलनशीलता, अच्छा सॉरी, ये अगेन जो है 2 बार हो गया, सॉरी। फिर है छोटे रेशे को कहा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन, इसको क्या बोलते हैं, स्टेपल तंतु बोलते हैं। ठीक है, और फिलामेंट किसको बोलते हैं, जो बड़े बड़े रेशे होते हैं आपके सीधे और काफी लंबे लंबे होते हैं, उनको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। फिर वस्त्र की मूल इकाई है, दोबारा से वही है आपका क्वेश्चन, सूत बोलते हैं या रेशा बोलते हैं या यार्न बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलेंगे, रेशा ही बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे, या जानवर जगत से प्राप्त रेशे, या मानव निर्मित रेशे, या उपयुक्त सभी। आपको भी पता है, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे जो होते हैं आपके, कपास है, लिनन है, ये सारी चीजें, जूट है ना, इसको हम लोग हेम्प है, रेमी है, ये सारा आपको वनस्पति जगत वाले रेशे हैं। फिर एक वानस्पतिक रेशों की मौलिक संरचना होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। मौलिक संरचना की बात हो रही है, जो वानस्पतिक रेशे होते हैं, तो नाइट्रोसेल्यूलोज है, प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, या पॉलिएस्टर है आपका। तो आपको पता है नाइट्रोसेल्यूलोज मेथड जो होता है, इस मेथड से आपका रेयॉन बनाया जाता है, जिसमें जो है कपास की और बांस की लुगदी के साथ नाइट्रिक अम्ल को के साथ अभिक्रिया करा करके स्पिन रेट से जो निकाले जाते हैं धागे, उससे आपके नाइट्रोसेल्यूलोज विधि से रेयॉन बनाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन आपको पता है, प्रोटीन फाइबर हम लोग रेशम को और उनको बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली रेशम को बोलते हैं क्योंकि उसमें फाइब्रिन प्रोटीन होता है। और सेल्यूलोज जो होता है, सेल्यूलोज ही जो वानस्पतिक रेशे जितने होते हैं उनमें सेल्यूलोज होता है। ठीक है, जैसे आपका कपास है तो उसमें सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर होता है, इस वजह से हम सेल्यूलोज के साथ जाएंगे। और जो पॉलिएस्टर है आपका, पॉलिएस्टर आपको पता है कि कोयला, पानी और कई सारे पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ों से अभिक्रिया करा के एक केमिकल तैयार किया जाता है और उसको भी स्पिन रेट से निकाला जाता है और धागा प्राप्त किया जाता है। फिर है कपास को कहा जाता है, ये भी बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकेंड, कपास को क्या कहा जाता है, बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे, पत्ते वाले रेशे, या छाल वाले रेशे। तो आपको पता है कि बीज वाले रेशे इसको बोलते हैं। ठीक है, कॉटन सीड्स ऑयल
हाँ, ये जो कॉटन सीड होती है, मतलब जो कपास के बीज होते हैं, उससे ऑयल भी बनता है। तो कपास जो होता है, बीज होती है जो इसके ब्लैक ब्लैक, उसके किनारे किनारे जो कपास होता है आपका लिपटा हुआ होता है, उसे निकाल निकाल करके फिर हम इकट्ठा करते हैं। और आपका जो क्या कहते हैं, पत्ते वाले रेशे जो होते हैं, पिना होता है। तने वाला रेशा किसको कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं कपास के पौधे से, फ्लैक्स के पौधे से, जूट के पौधे से या कनाइबस सटाइवा के पौधे से। तो जो आपका लिनन का रेशा प्राप्त होता है फ्लैक्स के पौधे से होता है। ये आपका टीजीटी 2021 और टीजीटी 2016 वाला जो पेपर हुआ था 2020 या 19 में, सॉरी 20 में नहीं 18 में, तो उसमें ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज बदल बदल के पूछा गया था। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था और 2021 में भी जिन्होंने पेपर दिया होगा उनको पता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम। अच्छा, आप ये बताना कॉमेंट सेक्शन में, ये जो कनाइबस सटाइवा का पौधा है इससे कौन से रेशा प्राप्त किया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर नेक्स्ट हमारा कॉयर का रेशा प्राप्त किया जाता है ना। कॉयर का मतलब ये, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा लिखा है COIR, ठीक है, बहुत बेकार सी राइटिंग बन रही है। तो नेटल के तने से या कपास के बीज से या जूट के तने से या नारियल की छाल से। तो जो आपका कॉयर प्राप्त किया जाता है वो नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है। जो नारियल होता है उसके किनारे किनारे जो वही रहते हैं, उसके भूरे भूरे, उसका जो छिलका होता है, उससे कॉयर रेशा प्राप्त किया जाता है। उससे चटाई और इसके बाद क्या कहते हैं, कारपेट, डोरमेट, ये सारी चीज़ें, रस्सियाँ, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है कि फिर है हमारा क्वेश्चन कि पिना प्राप्त किया जाता है। पिना आपको पता है नारियल की छाल से प्राप्त करते हैं, सीसल की पत्तियों से, कपोक के फल से या अनानास की पत्तियों से। तो जो आपका पिना वाला रेशा प्राप्त किया जाता है वो अनानास की पत्तियों से बनाया जाता है। इनकी पत्तियों से लेकर के पिना रेशा आपका तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है चीन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, ठीक है। तो आपका होता है बांग्लादेश में। अगर यहाँ पर पश्चिम बंगाल होता तो हम पश्चिम बंगाल के साथ जाते हैं, ठीक है। शुद्ध अगर ऐसे पूछता तो, जैसे मतलब भारत में पूछा कि भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर हमारा कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रेशम का रेशा, आपको पता है टेस्ट किया जाता है। तो जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होते हैं उसमें हम जब रेशा को देखते हैं, कौन सा रेशा, सिल्क का फाइबर जब देखते हैं तो वो कैसा लगता है देखने में, बारीक सीधा। इसमें बहुत लंबा लिखा हुआ, तो मैं सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ूंगी जो सही है आपका, ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। तो ये हमें अच्छे से देखना है, ठीक है, कि कैसा होता है, बारीक होता है, सीधा रहेगा, चिकना रहेगा, चमकदार, बिल्कुल शाइन करता हुआ और पारदर्शी यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, क्षण के समान दिखता है, ठीक है, क्षण के समान दिखेगा। और इसके बीच बीच में कहीं कहीं चिपकने वाले पदार्थ भी दिखाई देते हैं। और चिपकने वाले पदार्थ क्या होते हैं, आपको पता ही होगा कि सिल्क का जो फाइबर होता है उसमें सेरिसिन नामक गूंद पाया जाता है। तो यही जो, और ये चिपकने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि इसमें बीच बीच में कहीं कहीं पर चिपकने वाला पदार्थ दिखाई देता है। इससे हम पहचान जाते हैं कि रेशम का रेशा सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस तरीके का नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, रेशम के कीड़े से प्राप्त करते हैं। और कौन सा कीड़े की जो प्रजाति होती है, बॉम्बिकस मोरी बोलते हैं इसको। और ये होता है, और जानवर के बालों से आपको पता है ऊन प्राप्त किया जाता है, अनानास की पत्तियों से पिना प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फिर है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कपास का रेशा, अभी हमने किसका पढ़ा, सिल्क का पढ़ा। अब हम कॉटन का देखना कि कॉटन का रेशा कैसा दिखाई देता है। तो ये कैसा दिखता है, चपटा, खुरदुरा एवं बलखाते हुए रिबन की तरह दिखता है, या बारीक, सीधा, चिकना, चमकदार एवं पारदर्शी छड़ की तरह दिखता है, गोलाकार, चिकना एवं शीशे की छड़ की भांति चमकदार दिखता है, या सीधा, चिकना एवं गोल दिखाई देता है। तो बी वाला तो आपको पता ही है किसका, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, सिल्क की। एक सेकेंड, क्या ही लिखा रहा है ये, किसकी दिख रहा है ये आपकी, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आप समझने की कोशिश करना। सिल्क का, ये अभी हमने पढ़ा सिल्क का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। तो ये आपका जो कपास का रेशा होता है वो कैसा दिखाई देता है, चपटा दिखता है, बिल्कुल बात से चिपटा हुआ दिखेगा, रिब और खुरदुरा रहेगा, रफ रहता है ये, है ना। जब इसको आप छुएंगे तो ये रफ दिखाई देगा आपको। अगर आप छूने वाला, स्पर्श वाला परीक्षण कर रहे हैं तो, फिलहाल सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है। तो चपटा दिखेगा, खुरदुरा रहेगा, बल खाते हुए रिबन की तरह रहता है और ऐसा ही दिखाई देता है। इस वजह से हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि अम्ल के प्रभाव से कपास के रेशे क्या हाल होता है। अगर अम्ल का प्रभाव, मतलब अम्ल से अगर आपने कपास धो दिया या कपास का टेस्ट कर दिया या कपास को अम्ल में डाल दिया, पहले रंगहीन हो जाते हैं, फिर बाद में घुल जाते हैं, या रेशे घुलते नहीं बल्कि फूल जाते हैं, रंग खराब हो जाता है और फिर धीरे धीरे घुल जाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या होता है, रंग खराब हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे रेशा भी बेचारा उसी में घुल जाता है, ठीक है। इसीलिए कपास के जो फाइबर हो या कपास का जो रेशा होता है उसको जो है, मतलब क्षार का इस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन अम्ल के, अगर आप अम्ल में आपने डुबो दिया है तो रेशा जो होता है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है रेशम के वस्त्रों पर क्षार का। अब देखिए, अम्ल का था कपास पे और रेशम का है क्षार पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रेशे कमजोर हो जाते हैं, रेशे रंगहीन हो जाते हैं, रंग खराब हो जाता है तथा धीरे धीरे घुल जाते हैं।
बस वही अपोजिट सिचुएशन दे दी गई। ऑप्शन दोनों में सेम ही है, लेकिन ये बात आपको पता ही है कि रेशम और ऊन के ऊपर हम क्या करते हैं, अम्ल ज़्यादा अच्छा होता है, और जो कपास वाह होता है चाहे लिनन है आपका, इन सब पे क्षार का जो प्रभाव होता है वो नॉर्मल रहता है, उस पर कोई हानि नहीं पहुंचती है। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है कि रेशम के साथ क्षार का प्रभाव, और इधर आपको देखिए अम्ल के साथ कपास का प्रभाव। तो इस वजह से आपको पता है दोनों में सेम चीज़ें होंगी, ऑपोजिट रिएक्शन होगा, सीधी बात है। फिर ऊन के रेशों में सिलवट, श्रिंकेज की बात हो रही, ऊन के रेशों में श्रिंकेज पड़ती है, मतलब शीघ्रता से पड़ती है, शीघ्रता से नहीं पड़ती है, देरी से पड़ती है, तथा इन्हें हटाने के लिए इस्त्री करना जरूरी होता है, या बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो डी ऑप्शन होगा, बिल्कुल नहीं पड़ती। आपको पता है ऊन का जो कपड़ा होता है, मतलब वूलन कपड़े जो होते हैं, वो कहाँ, उसको हम बहुत ज़्यादा अगर प्रेस भी ना करें तो भी काम चल जाता है ना, उसमें जल्दी सिलवट नहीं पड़ती है, श्रिंकेज नहीं, सिकुड़ता नहीं है वो जल्दी, ठीक है। फिर है रेयॉन का रेशा, गीली अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है, सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है। गीली एवं सूखी इन दोनों अवस्थाओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका रेयॉन का रेशा होता है वो सूखी अवस्था में अधिक शक्तिशाली होता है, गीली अवस्था में तो बहुत ही कमजोर हो जाता है, 20 या 30% तक इसकी जो मतलब मजबूती होती है वो खत्म हो जाती है, रेयॉन का जो रेशा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कि रेशे तोड़ परीक्षण में रेयॉन के टूटे हुए सिरे, आपको पता है कि कई तरीके से परीक्षण किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी वाला भी हमने पढ़ा, इसके बाद स्पर्श करने वाला परीक्षण होता है, और फिर क्या बोलते हैं, तंतु तोड़, मतलब रेशे को तोड़ करके परीक्षण किया जाता है, जला करके परीक्षण किया जाता है, उसको अम्ल या क्षार में भिगो करके परीक्षण किया जाता है, पानी में भी भिगो करके देखा जाता है कि इसकी एब्जॉर्बेंसी लेवल क्या है। अब हम ये इसमें देखने जा रहे हैं, अभी हमने माइक्रोस्कोपिक देखा, अब हम देखने जा रहे हैं कि जो तंतुओं को तोड़ा जाता है, ठीक है, तोड़ेंगे अगर किसी भी फाइबर को तो उसमें कैसा दिखेगा वो, और ऐसे भी परीक्षण किया जाता है, फिर उसे पहचानते हैं, जिस तरह का वो दिखेगा उसे पहचानेंगे कि ये वाला रेशा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रेयॉन के रेशे को तोड़ें तो उसके सिरे कैसे दिखाई देंगे, सूक्ष्म, महीन, चमकदार, चिकने एवं कांतिमय दिखते हैं, पेड़ों की डालियों से निकली हुई अनेक शाखाओं के समान दिखते हैं, घुमाव लिए हुए लहरदार तथा सर्पिलाकार दिखते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका रेयॉन का रेशा होता है बहुत ही आसान होता है इसको पहचानना, कि ये जो पेड़ की डालियों की तरह उसकी शाखाएं, मतलब पेड़ की जो ब्रांचेज होती हैं उनकी तरह ये दिखाई देते हैं, आई बात समझ में। और ये जो आपका लहरदार तथा सर्पिलाकार दिखाई दे रहा है, ये होता है ऊन का, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, या आपका अगर ऊन को हम लोग तोड़े तो ये ऊन का जो रेशा होता है वो लहरदार और सर्पिलाकार दिखाई देता है, ठीक है। ये हो गया, अब ठीक है, इतने क्वेश्चन थे हमारे पास और सारे क्वेश्चन हमारे खत्म। तो चलिए, इतनी देर आपने सुना उसके लिए बहुत थैंक यू, और बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको डाउटफुल लगे तो आप भी सर्च कीजिए, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन ज़रा आपको भी पता है किस तरीके से बोलना, और आप लोग तो फिलहाल बढ़िया ही है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कुछ लोगों को उतना वो नहीं होता है। तो चलिए फिर अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और दूसरी वीडियो में मिलेंगे दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करिए और अपना पेशेंस बनाए रखिए। मैं बस आपसे यही कहूँगी कि पेशेंस बनाए रखिए और खुद पे भी विश्वास करिए। आप सोचिए कि ना, हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा, ऐसा सोचो आप कि हमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा। आपको पता है कि आप ये सोचो, कम से कम आपके समय में ये मोबाइल है, और मोबाइल है, लैपटॉप है, आप मतलब रिसोर्सेज आपके पास बहुत हैं, है ना, कि कई सारे मोबाइल है अगर आपके पास, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी 50% तैयारी आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे चैनल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन उनमें से आपको कहाँ कहाँ से उठाना है और कौन कौन से चीज़ों को देखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बहुत ही संभाल के, बहुत ही दिमाग लगा के आपको देखना कि किस चैनल से कौन से कंटेंट को उठाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के, एकदम अस्थायी होकर के, दिमाग को मतलब शांति रख करके तैयारी कीजिए प्लीज़। इस वक्त बिल्कुल भी अपने दिमाग को बिल्कुल भी मत भटकाइए ऐसा, और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि नहीं कैसा होगा, पता नहीं कब डेट आएगी। डेट को तो ध्यान से निकाल ही दीजिए। आप ये सोचिए कि हमें तैयार रहना, चाहे कल ही डेट क्यों ना आ जाए। आई बात समझ में? ये सोच करके पढ़ाई कीजिए एकदम जुनून के साथ, और जोश और जुनून को कम मत होने दीजिए। आपका जो एक मोटिवेशन है वो समझ लीजिए फ्यूल का काम करेगा बिल्कुल। फ्यूल आप कह सकते हो, फ्यूल तो है ही, आपकी एनर्जी मान लीजिए एक फ्यूल है। और मोटिवेट अगर आप होंगे तो फ्यूल ना कह के मान लीजिए कि कोई एक एडिशनल चीज़ आप कर रहे हैं, है ना। तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप मोटिवेट होकर के तैयारी करेंगे ना, तो वो चीज़ के होने के पॉसिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी। इस वजह से पॉजिटिव एनर्जी के साथ और पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तैयारी कीजिए। रिवीजन करिए, समय अभी बहुत है। हमेशा ये सोचिए, आप ये सोचो ना, आपको एक दिन में पूरे 24 घंटे मिल रहे हैं, और आप इन 24 घंटों में बहुत कुछ कर सकते हैं। 10 घंटे, 12 घंटे, अगर 15 घंटे भी आप सो रहे हैं आराम से, या अपना और सारा चीज़ें कर रहे हैं, 10 घंटे भी अगर आप अपनी स्टडी को दे रहे हैं, 9 घंटे भी अगर आप दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। 9 घंटा मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 9 घंटा कोई पढ़ता नहीं है, 9 घंटा आप दे सकते हैं, है ना। जैसे आप देख सकते हैं क्या मैंने पढ़ा आज, सोच सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं मनी मन। फिलहाल बातें बहुत हो गई,
अब चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, और पढ़ाई कीजिए, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए।